आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने पहले इंग्लैंड की क्रांति के बारे में जाना था। अब आज का शीर्षक है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति के संबंधित आज हमारा विश्व के इतिहास का अध्याय है। तो चलिए दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो की लिंक को दोस्तों के साथ शेयर कर लें। फ्रांस की क्रांति किसी भी देश में होने वाली क्रांति के बीच उस देश की जनता की स्थिति और मनोदशा में निहित होता है। असंतोष को जन्म देने वाली भौतिक परिस्थितियां क्रांति हेतु आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार करती हैं तथा बौद्धिक चेतना जनता को उस परिस्थितियों से मुक्त पाने से प्रेरित भी करती है। ऐसी स्थिति में जब सरकार और शासन के लिए पुरानी लीक पर चलना कठिन हो जाता है, तो इसी साथ ही सरकार उचित समय पर सुधार योजना का नया पंथ खोजने में असफल हो जाती है और तब असंतुष्ट वर्ग अपनी ताकत में एहसास हो जाता है और क्रांति होना अनिवार्य हो जाता है। 1790 में फ्रांस की क्रांति का नियम अपवाद नहीं है। यानी कि दोस्तों, जो फ्रांस की क्रांति थी 1790 ईस्वी में हुई थी। और क्यों हुई थी? जब सरकार थी वो दोस्तों नए नियम लागू करने में असफल रही थी और लोगों के द्वारा पुराने नियमों पर चलने में बहुत कठिनाई आ रही थी। तो इसलिए दोस्तों, जो लोग थे उन्होंने उन नियमों को नए नियम लागू करने के लिए जो सरकार थी, सरकार के विरुद्ध क्रांति की, उसे फ्रांस की क्रांति के नाम से प्रसिद्ध हुई है। अब हम जानेंगे कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, इस क्रांति के क्या कारण थे। अब जानेंगे फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण। फ्रांस में क्रांति का विस्फोट क्यों और कैसे हुआ, ये समझने के लिए हम पुरातन व्यवस्था का सर्वेक्षण करना आवश्यक है। ये एक पुरातत्व व्यवस्था का आशय क्रांति से पहले की व्यवस्था से है। इसका अंतर्गत फ्रांस की राजनीतिक, जो सामाजिक और जो आर्थिक व्यवस्था का विश्लेषण करने के लिए ही हम इन उचित जटिल समस्याओं को समझ सकते हैं जिसे क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार की गई थी। और इस क्रांति के तैयार की गई थी इनके प्रमुख कारणों के बारे में। तो पहला हमारा राजनीतिक कारण। फ्रांस की क्रांति होने का प्रमुख राजनीतिक कारण क्या था? तो फ्रांस में निरंकुश व वंशानुगत राजतंत्र, यानी कि फ्रांस में जो निरंकुश एवं वंशानुगत राजतंत्र चला रहा था, इसका पहला राजनीतिक कारण ये था। राजा स्वयं को पृथ्वी का ईश्वर या प्रतिनिधित्व मानता था। निरंकुशता की इस परंपरा को स्थापित करने के लिए लुई 14वां था। और वहां पर दोस्तों फ्रांस का राजकुमार राजा कौन था? लुई 14वां, जो 1643 से लगभग 1715 तक इसका शासनकाल चला था। उसने मैं ही राज्य हूँ कहकर अपनी दोस्तों मैं ही राज्य हूँ ये कहकर उसने निरंकुश सत्ता का परिचय दिया था। उसने दोस्तों स्थायी सेना का गठन किया, सामंतों का दमन करने के लिए प्रशासन तंत्रों का केंद्रीकरण भी किया। और इसमें दोस्तों कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका तीनों का प्रमुख था ये राजा था। और इसमें कानून, ये कोई भी कानून ये राजा बना सकता था, किसी भी प्रकार पर इसका कर लगा सकता था तथा राजकीय आय मनमानी ढंग से खर्च कर सकता था। और साथ ही इस प्रकार के शासन व्यवस्था अंग का राजा प्रत्येक को नियंत्रण में रखना चाहता था। लुई 14वें दोस्तों जिसमें शासन जिस पर केंद्रीकरण किया गया था, राजा का योग्य होना आवश्यक है। लेकिन लुई 14वें के उत्तराधिकारी लुई 15वां, लुई 16वां दोनों के पूर्णतः अयोग्य, लापरवाह और विलासी थे। लुई 15वें ने सुधार करने के स्थान पर एक मौके पर कहा था कि वर्तमान व्यवस्था में मेरा समय कट जाएगा, किंतु मेरा मरने के बाद प्रलय होगा। लुई 16वें ने शासनकाल की स्थिति में दोस्तों
भी बिगड़ गई तो उसने दोस्तों अपनी शासनकाल की स्थिति बिगड़ने पर उसने न तो स्वयं को निर्णायक कर सकने और न ही दूसरों की सलाह को समझने की क्षमता थी उसमें। और दोस्तों साथ ही राज्य की समस्याओं में भी उसमें कोई रुचि नहीं थी। लुई 16वें के अंतर्गत उसने शासनकाल में वारसाई का राजमहल विलास एवं षड्यंत्रों का केंद्र भी बना रखा था लुई 16वें ने। ठीक है, लुई 16वें ने अपनी पत्नी मेरी एंटोनेट पर प्रभाव था, जो ऑस्ट्रेलिया के सम्राट जोसेफ द्वितीय की बहन थी। यद्यपि रानी एंटोनेट में राज कार्यों में कोई समझ नहीं थी, यानी कि रानी थी, उसको राज कार्यों में कोई उसकी रुचि नहीं थी, वहाँ सदा चाटुकारों से घिरी रहती थी। फिर भी उसने राज कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप बनाए रखा। परिणाम स्वरूप राजा की कठिनाइयां भी उस रानी थी उसने बहुत अधिक बढ़ा रखी थी। राजा के निरंकुशतावाद और अंकुश लगाने वाली फ्रांस की कोई जो जनप्रतिनिधित्व सभा या संसद नहीं थी। यद्यपि फ्रांस में स्टेट्स जनरल नामक एक प्रतिनिधित्व सभा की आवश्यकता थी, किंतु 1614 ईस्वी के बाद उसका कोई अधिवेशन नहीं बुलाया गया था। हालांकि राजा की स्वेच्छाधिकारिता का अंकुश लगाने के लिए पार्लमा नामक संस्था की आवश्यक है। इसमें संख्या 13 थी और इसमें सदस्य कितने थे? 13 व्यक्ति थे, जिसमें पेरिस की पार्लमा जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, किंतु पार्लमा भी कुलीन वर्ग की निर्मित संस्था थी, न कि जनसाधारण प्रतिनिधित्व की संस्था ये मानी जाती है। पार्लमा की स्थिति उच्च न्यायालय के समान थी। न्यायालय करने के अतिरिक्त पार्लमा का कार्य राजा के आदेशों को कानून के रूप में पंजीकरण करना। पार्लमा राजा के आदेश को पंजीकरण करने से मना कर सकती है थी, तो उसमें दोस्तों विरोध प्रदर्शन करना जनता का ध्यान आकर्षण कर सकती थी, परंतु इसमें साथ साथ यहाँ पर देखिएगा राजा उसे दोबारा निर्देश भी दे सकता है और पार्लमा को राजा के आदेश में पंजीकृत भी करना पड़ता था। इस प्रकार की क्रांति हेतु एक प्रमुख कारण राजा की निरंकुशतावाद, स्वेच्छाचारिता, लापरवाही एवं विलासिता का भी कारण सबसे बड़ा है दोस्तों। इसमें फ्रांस की कार्य जो क्रांति हुई थी इसका प्रमुख कारण राजा की निरंकुशवाद, ठीक है, निरंकुशता थी। ठीक है, दूसरा है स्वेच्छाचारिता और लापरवाही और विलासिता के कारण फ्रांस की क्रांति हुई थी। इसी संदर्भ में कहा जा सकता है कि फ्रांसीसी राजतंत्र का गला वस्तु और उसका निरंकुश ने ही घोट दिया था, यानी कि फ्रांसीसी राजतंत्र का गला तो वस्तुतः राजा था, उसने ही घोट दिया था। राजा ने हर तरह के नियम गलत बना रखे थे। आगे, क्रांति के पूर्व फ्रांस के व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं पूर्ण अभाव था। राजा ने नियुक्ति और उसकी जो उसी प्रति उत्तरदायित्व अधिकारी किसी भी व्यक्ति को लात्रद कासे नामक वारंट जारी कर गिरफ्तार व बिना मुकदमा चलाए कैद कर सकता था। सरकारी पदों का नियुक्ति योग्यता आधारित नहीं बल्कि जन्म या क्रय शक्ति के आधार पर होती थी और सभी कर्मचारी आयोग आक्रामक एवं भ्रष्ट होते थे। यानी कि उसने नया नियम बनाया था। फ्रांस की क्रांति बनने का प्रमुख ये भी कारण है कि वो दोस्तों सरकारी पदों पर मनचाहे व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है और चाहे उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसे कोई भी सजा दे सकता है। ये नियम बनाया था इस राजा ने और इसके कारण भी फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण माना जाता है। क्रांति के पूर्व फ्रांस का एकमात्र विधि संहिता का अभाव था। देश में लगभग 385 प्रकार के कानून प्रचलित थे। फ्रांस में दोस्तों के राजा के समय कितने प्रचलित कानून थे? 385। इस कस्बे में जो एक बात वैध थी वही बात उसी संस्था में 5 मील दूर स्थित दूसरे कस्बे में अवैध समझी जाती थी। इसी संदर्भ में वाल्टावेर ने कहा है कि किसी व्यक्ति को फ्रांस में यात्रा करते समय सरकारी कानून उसी प्रकार बदलने मिलेंगे जिसी प्रकार उसकी गाड़ी के घोड़े बदलने या दोस्तों उसमें जनता ने किसी परेशानी का सामना करना पड़ता या असंतोष भी हो सकता था। यानी कि राज्य को बदलेंगे तो जिस प्रकार कानून भी वहाँ के बदल जाते हैं।
साथ ही न्यायिक क्षेत्रों में भी कई प्रकार की अनियमितता विद्यमान थी। न्यायालयों के क्षेत्राधिकार अस्पष्ट थे। न्यायालय पदों को बेचने की परंपरा न्याय व्यवस्था में बेहतर थी। दंड व्यवस्था दोस्तों कठोर और पक्षपात थे। और साथ ही मित्रों, कुछ अपराधों के लिए कुलीन वर्गों को किसी भी प्रकार की सजा नहीं मिलती थी। अदालतों का भाषण फ्रांसीसी न होकर लैटिन भाषा में हो गया था। उनकी लैटिन भाषाओं में जो फ्रांसीसी जो अदालत थी उनकी भाषाएं सामान्य कर दी गई थी। इस प्रकार की क्रांति फ्रांस में राजनीतिक व्यवस्था के कई दोष बन की हुई। इसमें इस संदर्भ में जो मादलो ने भी ठीक कहा था कि फ्रांस की बुरी व्यवस्था का तो कोई प्रश्न नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं है। अब दोस्तों ये तो था राजनीतिक कारण, अब हम बात कर रहे हैं सामाजिक कारण। फ्रांस में कौन से सामाजिक कारणों के कारण, कौन सी कमी के कारण फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांसीसी समाज विषय विद्यमान एवं विघटन था और साथ ही यहाँ पर जो विशेषाधिकार प्राप्त थे विशेषाधिकार विहीन वर्गों में विभाजित था। फ्रांस समाज 3 वर्गों स्टेटसों में विभक्त था और इसके साथ ही प्रथम स्टेटस में पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेटस में कुलीन वर्ग और तृतीय स्टेटस में जनसाधारण शामिल थे। पादरी या कुलीन वर्ग की व्यवस्था प्रतिनिधित्व प्राप्त कर रहा था जबकि जनसाधारण दोस्तों अधिकार विहीन था। इसमें प्रथम स्टेटस में देखिएगा फ्रांस में कैथोलिक चर्च की स्थापना कई प्रकार के यहाँ विशेषाधिकार भी दिए गए थे। उसे न केवल समस्त सामग्री को कर से मुक्त किया गया था बल्कि सर्ष किसानों की उपज का 10वां भाग टाइथ के रूप में प्राप्त किया जाता था। यानी कि जो कैथोलिक थे उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता पर किसानों से उसकी उपज का 10वां हिस्सा दोस्तों टैक्स के रूप में लिया जाने लगा था। और इसमें दोस्तों भूमि का 5वां खर्च उसके पास ही था और साथ ही दोस्तों भूमि दी गई थी उसका 5वां भाग जो हिस्सा था वो राजा के पास था। चर्च के पास शिक्षा या जन्म मृत्यु के आंकड़े, विवाह या अन्य सामाजिक धार्मिक संस्कार, पत्र पत्रिका, सेंसर आदि की संबंधित एकाधिकार थे। और इस पृथक में न्यायालय एवं कानून विवाह के अलग अलग थे। वहां पर चर्च के पास शिक्षा कब होगी, उसका दोस्तों मृत्यु या जन्म का आंकड़ा है, विवाह है, ये सब दोस्तों उनके लिए कुछ अलग अलग भारी नियम बनाए गए थे। उन नियमों के विरुद्ध जो फ्रांस की क्रांति हुई थी। वास्तव में फ्रांस का राज्य के अंदर का राज्य माना जाता है। पादरी वर्ग को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। दोस्तों पादरी वर्ग है 2 भागों में मित्रों विभाजित है। एक है उच्च और दूसरा निम्न पादरी वर्ग। ठीक है, उच्च पादरी वर्ग के पास धन था और तो वे शानोशौकत एवं विलासपूर्ण जीवन बिताते थे। धार्मिक कार्यों में भी रुचि कम थी। इस तरह की जीवन भ्रष्ट या जो अनैतिक विलासी था और इस कारण से वर्ग जनता के बीच में अलोकप्रिय हो चुका था। यानी कि उच्च पादरी वर्ग था, उनके पास धन था, ऐशो आराम की जिंदगी थी और उन्हें धार्मिक कार्यों में कोई जो रुचि नहीं थी। दूसरा वर्ग निम्न पादरी वर्ग सरसों के सभी धार्मिक कार्यों को संपादन करते थे। वे ईमानदार थे। जनसाधारण के बीच में रहकर उन्होंने अपनी सामान्य सादा जीवन व्यतीत किया था और इस पादरी वर्ग से ये लोग घृणा वही करते थे। उच्च पादरी के लोग निम्न पादरी वर्ग से घृणा भी करते थे दोस्तों और वे ईमानदार थे। और जो निम्न पादरी थे वे ईमानदार थे, जनसाधारण थे, उनके पास पैसा नहीं था और उन्हें धार्मिक जो कार्य था उनमें बहुत अधिक रुचि थी। साथ ही यहाँ पर देखिए जनसाधारण के प्रति सहानुभूति रहते थे, इसलिए क्रांति के दौरान निम्न पादरी वर्ग ने क्रांतिकारियों का समर्थन दिया था। यानी कि निम्न वर्ग के जो क्रांतिकारी थे वे क्रांतिकारियों में शामिल हो चुके थे। निम्न वर्ग के जो पादरी थे उन्होंने भी क्रांति हुई थी उसका सबसे बड़ा सहयोग दिया था। अब बात करते हैं द्वितीय स्टेशन में। द्वितीय स्टेशन में कुलीन वर्ग अर्थात सामंत लोग शामिल थे जो सेना, खर्च, न्यायालय आदि सभी महत्वपूर्ण भागों में उस पदों पर नियुक्त किए गए थे। प्रांत में सर्वोच्च पद पर एकदा के रूप में नियुक्त किया गया था। ये किसान के विभिन्न प्रकार से कर वसूलते थे, शोषण करते थे और लुई 15वें के समय में रिसूल या लुई 14वें में कुलीनों को उनके अधिकारों से वंचित किया गया था। लुई 15वें और 16वें उन्होंने अपने अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयास भी किया था। कुलीन वर्गों में क्रांति का समर्थन भी था क्योंकि इस वर्गों में पुरुष से अपने खोए हुए दोस्तों विशेषाधिकार प्राप्त करने थे।
यानी कि यहाँ पर कुलीन वर्ग थे उन्हें दोस्तों न्यायालय उन महत्वपूर्ण स्थानों पर जो व्यक्ति को नौकरी दी गई थी उनसे भी कर वसूला जाता था, किसान से कर अधिक वसूला जाता था और लुई 13वें के शासनकाल में रिशु नाम का कर सबसे अधिक वसूला जाता था। तो इनके कारण ये दोस्तों क्रांति का सहयोग इन्होंने दिया और क्रांति में विद्रोह किया था। अब तृतीय यहाँ पर स्टेटस में हम तृतीय बात करने वाले हैं। इसमें जनसाधारण वर्ग अर्थात किसान, मजदूर, शिल्पी, व्यापारी, बुद्धिजीवी इन मध्य वर्गों में शामिल थे। यानी कि मध्य वर्ग में कौन लोग शामिल थे? किसान, मजदूर, शिल्पी, व्यापारी, बुद्धिजीवी। ठीक है, इसमें कोई भी विशेषाधिकार दोस्तों प्राप्त नहीं था। इस सभी वर्गों में अपनी अपनी समस्याएं, किसानों की संख्या की सर्वाधिक थी। इस दशा में निम्न एवं शोषणीय भी थी उनकी दशाएं। किसानों को राज्य, सर्ष एवं सामंतों के अनेक प्रकार का कर भी देना पड़ता था, सामंतीय अत्याचार का सहन करना पड़ता था, जबकि राजतंत्र इस प्रकार के चुप्पी साधे हुए रहती थी। इस प्रकार के इस वर्ग में परिवर्तन का भी पक्षधर माना जाता है। मध्यम वर्गों में साहूकार, व्यापारी, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, लेखक, कलाकार, कर्मचारी आदि सम्मिलित माने जाते थे। उसकी आर्थिक दशाएं भी अवश्य ठीक थी, फिर भी दोस्तों तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों में इनका प्रति आक्रोशित थे, क्योंकि इसमें दोस्तों सबसे बड़ा कारण था राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कारण में व्यापारी, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, लेखक, कलाकार, कर्मचारी, साहूकार थे, उनकी भी दशाएं बहुत खराब थी। वर्ग में प्रमुख राजनीतिक मांग जन्म एवं कुलीनता को बजाय यहाँ पर योग्यता के आधार पर प्रशासनिक पदों की नियुक्ति भी की जाती थी। यानी कि राजनीतिक मांग के आधार पर भी कुलीनता जो लोग के थे उनके बजाय इनकी योग्यता भी दोस्तों पदों की नियुक्ति अलग अलग की जाती थी, उनमें भेदभाव भी किया जाता था। अब मध्य वर्ग के कुलीन में साहूकार सामाजिक श्रेष्ठता। देखिए, मध्य वर्ग में कुलीनों को सामाजिक श्रेष्ठता से घृणा करनी थी, सामाजिक समस्याओं का पक्षधर भी था। मध्य वर्ग में कुछ आर्थिक शिकायतें भी थी। पूर्व वाणिज्य व्यापार के कारण वर्ग में दोस्तों धन संपत्ति अर्जित कर ली थी, किंतु अब देखिए सामंती वातावरण में उनकी दोस्तों व्यापार पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए गए थे। जगह जगह पर चुंगी देनी पड़ती थी। चुंगी नाम का एक कर था, वो कर दोस्तों हर किसानों को, संपत्तियों को, व्यापारियों को अधिक देना पड़ता था। इसके कारण भी विद्रोह फ्रांस में हुआ था, क्रांति। वे अपने व्यापार व्यवसाय से उन्मूलक वातावरण चाहते थे। साथ ही मध्य वर्ग ने राजा से ऋण भी दे रखा था। साथ ही दोस्तों राजा की आर्थिक स्थिति को देखते हुए धन वापसी की संभावना कम दिखाई दे रही थी। यानी कि जो मध्य वर्ग के लोग थे जिनके पास पैसा था उन्होंने राजा को कर दिया था। कर पर टैक्स पर जो पैसे दिए थे वे पैसे वापस आने की उन्हें कोई संभावना नहीं थी, इसलिए उन्होंने भी क्रांति की। इससे क्रांति के माध्यम से सामंतों, पादरियों की जमीनों की जो अधिकार प्राप्त कर उनकी धन प्राप्त करने की सोच रहे थे, और मध्य वर्ग ने ही दोस्तों क्रांति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका व क्रांति का नेतृत्व भी मध्य वर्ग ने किया था, क्योंकि उन्हें राजा को जो पैसा दिया था वो पैसा वापस नहीं मिला था। इस प्रकार की फ्रांस की क्रांति के दो परस्पर विरोधी गुटों ने संघर्ष एवं परिणाम था। एक और राजनीतिक दृष्टिकोण प्रभावशाली वर्ग कुलीन वर्ग का था, तो दूसरी ओर आर्थिक दृष्टिकोण से प्रभावी मध्य वर्ग था। देश की राजनीतिक सरकार में यहाँ पर देखिएगा प्रभुता कायम करने के लिए इस दोनों वर्गों की संघर्ष अनिवार्य था। इसलिए फ्रांस की क्रांति के संघर्ष के परिणाम भी यही थे। यानी कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी इनमें दो वर्गों का सबसे बड़ा योगदान था। पहला वर्ग कुलीन वर्ग था और दूसरा वर्ग था मध्य वर्ग। अब देखिए फ्रांस की क्रांति के आर्थिक कारण कौन से हैं, कौन से वे आर्थिक कारण थे जिसके कारण फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो दोस्तों फ्रांस में आर्थिक स्थिति कमजोरी थी, वहां पर दिवालियों की कगार पर था। फ्रांस में आर्थिक बहाली का मुख्य कारण विदेशी युद्ध, राजमहल में अवश्य एवं दोषपूर्ण कर की प्रणाली। यानी कि फ्रांस में आर्थिक बदहाली में मुख्य कारण था विदेशी युद्ध, विदेश से जो युद्ध हुए थे, और साथ ही राजमहल में अपव्यय या दोषपूर्ण कर प्रणाली। राजमहल में प्रवेश करने से पहले वहां पर उन्हें कर देना पड़ता था। लुई 15वें समय पर ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध, 7वें युद्ध लुई 16वें के समय में अमेरिका स्वतंत्रता में फ्रांस की भागीदारी आर्थिक दशा से जर्जर हो चुकी थी। इस प्रकार की सम्राटी सामग्री से इस परिवार की राज्य में अत्यधिक राशि खर्च की जाती थी। वारसाई में राजमहल राजकोट में लूटपाट का साधन भी माना जाता था। दूसरी ओर फ्रांस को कर प्रणाली भी दोस्तों दोषपूर्ण थी,
क्योंकि वहां पर विशेषाधिकार वर्ग समस्त प्रकार के करों से मुक्त माना जाता था। जबकि यहाँ पर देखिए, जबकि विशेषाविहीन वर्ग पर करों की आर्थिक बोझ भी था और कर वसूलने की जो भी व्यवस्था थी ठेकेदारी पद्धति पर आधारित थी, और इसमें राज्य की जनसाधारण से वसूला गया कर पूरा हिस्सा प्राप्त नहीं होता था और फ्रांस की सरकार की आय के अनुसार व्यय करने के बजाय के अनुसार आय के निश्चित करनी पड़ती थी। राज्य में ऋण के बोझ के तले दबता गया मूलधन की तो बात ही क्या, फ्रांस में दोस्तों ब्याज चुकाने में असमर्थ हो चुके थे लोग, अर्थात राज्य में दोस्तों दिवालिया की स्थिति तक पहुंच चुके थे, गरीब की स्थिति तक पूरा राज्य आर्थिक कारण में पहुंच चुका था। आगे यहाँ पर देश में आर्थिक दुर्व्यवस्था, वाणिज्य, व्यापार और प्रोत्साहन देकर सुधारा जा रहा था। यहाँ पर सामंतों का कारण था, जगह जगह पर चुंगी लग जाती थी, यानी उन्हें कर देना पड़ता था। व्यापार पर तो दोस्तों किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाए हुए थे, और न ही दोस्त लुई सोलवे ने तुर्कों या नेकर जो कैलोन जैसे वित्त सलाहकार के आर्थिक संकट से दूर करने का प्रयास किया था, लेकिन वे सुधार प्रयास भी लागू नहीं हो सके, क्योंकि न तो राजमहल में अपना व्यय करने के लिए न ही विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों की स्वयं पर कर लगाने के लिए बात को कोई स्वीकार किया गया था। अंत में विशेषाधिकार उन्मूलन एवं एक समान का प्रणाली यहाँ पर प्रस्तावों पर पारित की गई थी, और साथ ही स्टेटस जनरल की बैठक बुलाने की मांग भी की। 5 मई 1790 में स्टेटस जनरल की बैठक के साथ क्रांति का आगमन हुआ, और साथ ही इसलिए तत्कालीन आर्थिक दशाओं को फ्रांस की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। अब बात करता हूँ बौद्धिक कारण, दर्शकों की क्या भूमिका थी क्रांति के अंदर। तो फ्रांस की क्रांति थी, फ्रांसीसी क्रांति में दर्शकों की भूमिका संदर्भ 2 प्रमुख मत थे। प्रथम में दर्शकों ने, यहाँ पर देखिएगा, दर्शकों ने किसानों की परिस्थितियों को जन्म देने के लिए क्रांति में उत्पादन किया गया। द्वितीय में क्रांति का मूल कारण उस समय में राजनीति प्रांति के दोष एवं सरकार की भूलों में निहित था, और इसमें यहाँ पर देखिएगा कि दर्शकों ने क्रांति उत्पन्न नहीं की थी, और वस्तुतः किसी भी प्रकार के मत निर्णय पूर्ण या उसे दोस्तों दार्शनिक विचारधाराओं में क्रांति के साथ उनके संबंध भी समझ रखे थे। अब बात करते हैं मॉन्टेरेस्क्यू। मॉन्टेरेस्क्यू ने अपनी पुस्तक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ द लॉ नाम की पुस्तक किस व्यक्ति ने लिखी थी? तो मॉन्टेरेस्क्यू नाम के व्यक्ति ने लिखी थी। इसने दोस्तों राजा के देवी अधिकारी के सिद्धांत में खंडन किया है। फ्रांसीसी राजनीतिक संस्था में आलोचना ही नहीं की, वरन वहां पर विकल्प भी प्रस्तुत किया। उसने लिखा था कि फ्रांसीसी सरकार निरंकुशवाद सरकार मानी जाती है, क्योंकि फ्रांस में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायी संबंधी जो भी शक्तियां हैं सभी प्रकार की एक ही व्यक्ति अर्थात राजा के हाथों में केंद्रित थी, यानी कि राजा के हाथ में सब कुछ था। फ्रांस में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायपालिका वो सब राजा के हाथ में थी। फ्रांस में जनता में स्वतंत्र प्राप्त नहीं था, और इसमें सभी प्रकार के शक्ति का वर्तन का सिद्धांत भी दिया गया था। इसके अनुसार शासन में 3 भागों के अंग में बांटा गया था। इसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के मध्य शक्तियों का विभाजन होना चाहता था। इसमें इंग्लैंड के संवैधानिक राजतंत्र को आदर्श भी बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर नागरिकों की स्वतंत्रता भी थी। इस प्रकार में मॉन्टेरेस्क्यू ने शक्ति को दोस्तों पृथक्करण के माध्यम से फ्रांस के निरंकुशतावाद जो राज्य व्यवस्था पर चोट पहुंचाई है। इसके साथ इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि मॉन्टेरेस्क्यू ने न तो क्रांति की बात की थी, न ही दोस्तों राजतंत्र को समाप्त करने की बात की थी। इसमें तो दोस्तों सिर्फ निरंकुश राजतंत्र के दोषों को उजागर किया है, और संवैधानिक राजतंत्र की वकालत भी इन्होंने की थी। अब बात करते हैं वोल्टेयर नाम का एक वैज्ञानिक था, लेखक था। उसने दोस्तों क्या लिखा है? फिर रूसो के बारे में पढ़ेंगे। रूसो भी एक लेखक था। तो दोस्तों वोल्टेयर के बारे में पढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के लिंक को दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वोल्टेयर ने अपनी पुस्तक दोस्तों एडिप तथा खत के माध्यम से ब्रिटेन व फ्रांस की व्यवस्था की तुलना भी की है। फ्रांस में व्यापारिक बुराइयों की कमी का उल्लंघन भी किया है। यानी कि वोल्टेयर की पुस्तक का नाम एडिप और दूसरा नाम है खत। वोल्टेयर ने सरसित भ्रष्टाचार एवं अत्याचार का विरोध भी किया है। सर्स के भ्रष्टाचार में उंगली उठाते हुए उन्होंने कहा था कि अब तो किसी ईसाई बचाता नहीं, क्योंकि ये कोई ईसाई था और इसमें सूली पर चढ़ाया दिया गया है। इस प्रकार में वोल्टेयर ने फ्रांस में निरंकुशवाद राजतंत्र में चर्चा का अत्याचार प्रहार किया है, और इसमें दोस्तों इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र के अनुरूप
फ्रांस में भी वैसा ही शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहता था। वोल्टेयर के संदर्भ में कहा जा सकता है कि उसने कभी कभी क्रांति में बात नहीं की थी, लेकिन पुरातन फ्रांसीसी व्यवस्था की बुराइयों का भी उजागर भी यहाँ पर किया है तथा भ्रष्ट और निरंकुश तंत्र के विरुद्ध जनता के विरुद्ध होने हेतु उसे प्रेरणा भी दी थी। अब बात करते हैं रूसो नाम के वैज्ञानिक, रूसो नाम के लेखक ने, रूसो ने अपनी पुस्तक लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसकी है? रूसो की है। इस पुस्तक के माध्यम से मनुष्य में स्वतंत्रता की बात की है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हुए भी सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है और इसमें दोस्तों यहाँ पर जंजीरों से मुक्त पाने के लिए एक ही तरीका था, इसमें प्राकृतिक आदिम व्यवस्था की ओर लौटे। रूसो ने कहा था कि राज्य जनता को सामान्य इच्छा का परिणाम है और यहाँ पर सर्वोच्च जो शक्ति है जनता में निहित थी, न कि राज्य में, यानी कि यहाँ की जो सर्वोच्च शक्ति थी वो जनता के पास न थी, न ही राज्य के पास थी। अब बात करते हैं दिदरो। दिदरो नाम के एक लेखक था। दिदरो ने 18वीं शताब्दी में दोस्तों श्रेष्ठ विचारक रचनाओं में उन्होंने एक्नोलोपेडिया नाम की पुस्तक लिखी थी, जिसमें संकलित कर आम जनता तक इसे अपनी राय पहुंचाई थी। इसमें शासन की बुराई, सरसा में भ्रष्ट तथा यहाँ पर देखिएगा कि हर क्षेत्र में व्यापार और असमानताओं को उजागर भी इन्होंने किया है। फ्रांस की सरकार में दिदरो को अपना घोर शत्रु भी माना है और इसमें पुस्तक पर अनेक प्रतिबंध भी लगाए गए थे, क्योंकि इसमें जो शासन व्यवस्था है उसके विरुद्ध जो कदम उठाए थे उनके विरुद्ध कुछ लिखा था, इसलिए इस पुस्तक पर प्रतिबंध राजा ने लगाया था। अब बात करते हैं आलोचनात्मक मूल्यांकन। इसमें फ्रांसीसी क्रांति के दर्शकों की भूमिका के संदर्भ में इतिहासकारों का पक्ष ये भी मानना है कि दार्शनिकों की क्रांति उत्पन्न हुई थी, बिना दर्शकों के क्रांति संभव दोस्तों नहीं थी। जैसा नेपोलियन बोनापार्ट था, नेपोलियन ने भी कहा था कि यदि रूसो न हुआ होता तो फ्रांस की क्रांति भी नहीं होती, जबकि दूसरे पक्ष में इतिहासकारों का मानना है कि क्रांति में दार्शकों की भूमिका भी नगण्य थी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए नेपोलियन ने भी इस फ्रांस की क्रांति के बारे में कहा था कि रूसो अगर नहीं होता तो दोस्तों फ्रांस की क्रांति नहीं होती। फ्रांस की क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका दोस्तों किसकी थी? रूसो की थी। ठीक है, अगला पॉइंट अब बात करता हूँ फ्रांस की क्रांति के प्रमुख शरण कौन कौन से थे। इनमें से देखिएगा प्रथम शरण था जो 1790 से 1792 में संवैधानिक राजतंत्र के चरण के रूप में चला था। द्वितीय में 1792 से 1794 में आतंक का राज्य उग्र गणतंत्रात्मक दोस्तों विवाद का शरण था। तृतीय था जो 1794 से 1799 में डायरेक्टरी का युग, यहाँ दोस्तों यहाँ पर उदार गणतंत्र का चरण भी माना जाता है। और अगला पॉइंट था यहाँ पर चतुर्थ शरण 1799 से 1814 के बीच में चला था। इसे नेपोलियन युग या तानाशाही या साम्राज्यवादी चरण के रूप में भी माना जाता है। अब दोस्तों अगला हमारा पॉइंट है फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम, प्रभाव या उनकी उपलब्धियां। पॉइंट भी नोटेड कर लेना कि फ्रांस की क्रांति के क्या परिणाम निकले थे। यह प्रश्न कई बार कहीं पर भी पूछा जा सकता है। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव दोस्तों यूरोप तक ही सीमित न था, बल्कि इसमें दोस्तों समस्त विश्व भी प्रभावित हुआ था। क्रांति में नारे में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के पूर्व प्रसार पूरे बाहर यूरोप में हुए थे। इसी तरफ से यहाँ पर राष्ट्रवाद, जो तंत्रवाद और जैसी शक्तियों की पनपने का भी मौका भी दिया गया था। इसमें दूसरी तरफ आधुनिक तानाशाही सैनिकवाद की नींव भी डाली गई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव में निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत इनके परिणाम, प्रभावी, उनकी उपलब्धियां थी। यहाँ पर स्वतंत्र एवं समानता एवं बंधुता के नारे का प्रसार फ्रांस की क्रांति में किया गया था। फ्रांसीसी क्रांति के प्रेरक शब्दों में स्वतंत्र, समानता, बंधुता, इस तीन शब्दों में विश्व की राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप आमूलचूल परिवर्तन मार्ग प्रशस्त किया है। इसके साथ ही जिस प्रकार में धर्म संस्कृति के क्षेत्र में सत्यम शिवम सुंदरम का भी महत्व माना जाता है, उसी प्रकार राजस्व में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का समानता भी माना जाता है। लोकतांत्रिक सिद्धांत का विकास भी हुआ था कि फ्रांस की क्रांति के महत्व बात यह भी है कि लोकतंत्र मूल्य में प्रतिष्ठा भी किया जाता है।
क्रांति ने राजा की देवी सिद्धांत का भी अंतर्लोकन प्रभुता के सिद्धांत को मान्यकारी दी थी। यहाँ पर मानवाधिकार की घोषणा ने भी व्यक्ति के महत्व को प्रतिपादन भी किया है और यहाँ भी ये भी सिद्ध किया है कि सार्वभौमिक सत्ता जनसत्ता की यहाँ पर निर्माण भी है। और साथ ही अगला पॉइंट है सामंतवाद की समाप्ति। फ्रांसीसी क्रांति ने सामंतवाद की व्यवस्था पर छोड़कर यहाँ पर सामंती विशेषाधिकार का अंत किया है। क्रांति की ये उपलब्धि दोस्तों यूरोप के अन्य देशों के साथ प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है राष्ट्रवाद का प्रसार भी। यहाँ पर देखिए फ्रांसीसी क्रांति ने जन जन में राष्ट्रवाद की भावनाओं को पैदा भी किया है और फ्रांसीसी क्रांति ने यहाँ पर राजभूमिका में देशभक्ति का भी परिवर्तन कर दिया है। इसके साथ ही फ्रांसीसी क्रांति ने भी यहाँ पर राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार किया। आगे चलकर दोस्तों नेपोलियन ने साम्राज्यवाद के विस्तार को भी रोका था। धार्मिक कारण और प्रभाव का प्रसार किस प्रकार हुआ था? धर्मनिरपेक्षता का। तो यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति में धर्म को राज्य में पृथक एवं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रों की नींव भी डाली थी। अब धर्म व्यक्तिगत विश्वास की वस्तु बन गई थी और जिसे दोस्तों राज्य में कहीं पर भी स्टेप नहीं कर सकता। अब सैन्यवाद का विकास भी हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति में सैन्यवाद की प्रेरणा भी मिली थी और नागरिकों के लिए सैनिक सेवा भी अनिवार्य कर दी गई थी। कहा गया कि अब जब तक गणतंत्र में प्रेरणा में शत्रु को निकाल कर नहीं कर दिया जाता तब तक फ्रांसीसी जनता स्थानीय रूप से सैनिक सेवा की उपलब्धि रहेगी। यही दोस्तों सैनिकवाद के चलते नेपोलियन ने साम्राज्यवाद और प्रथम विश्व युद्ध का कारण भी नेपोलियन बोनापार्ट बना था। इसी प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति में समग्र स्वरूप भी हुआ है। यहाँ पर बदलती चलन नेतृत्व के साथ साथ क्रांति के उद्देश्य में स्वरूपता में बदलाव भी यही है। क्रांति के तत्कालीन कारण थे उनके उद्देश्य में असफल रही है, लेकिन यहाँ पर संपूर्ण विश्व से प्रभावित कर यहाँ पर भविष्य में आने वाले दोस्तों सब जो क्रांतिकारियों का स्वरूप भी यह निश्चित किया गया है। अब अगले वीडियो में बात करेंगे हम नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट के संबंधित नेक्स्ट वीडियो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।